हम शुरू कर रहे हैं सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग धारा 94 से। तो न्याय के उद्देश्यों को विफल करने से रोकने के लिए कोर्ट को ये शक्ति प्रदान की गई है कि ऐसी दशा में जहाँ पे ऐसा करना विहित हो, प्रेस्क्राइब्ड हो, प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के लिए और न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। और उस गिरफ्तारी वारंट के पालन में जब वो कोर्ट के सामने लाया जाएगा तो न्यायालय उससे पूछ सकता है कि भाई आपको आपकी प्रेजेंस कोर्ट में सिक्योर करने के लिए क्यों ना कोई आपको गारंटी या प्रतिभूति देने का, जिसको जमानत हम कहते हैं सामान्य भाषा में, कि क्यों ना आपको जमानत देने के लिए आदेश दिया जाए और आपसे जमानत क्यों ना ली जाए जिससे आप फर्दर प्रोसीडिंग्स में उपस्थित होते रहें। और कोर्ट आदेश कर देता है कि ठीक है, आप फर्दर प्रोसीडिंग्स में अपीयर होने के लिए या उपस्थित होने के लिए 5,000 की जमानत दें। यह इस प्रकार का कोई आदेश करता है, कोई सिक्योरिटी या कोई गारंटी उससे मांगता है कोर्ट, और वो देने में असफल रहता है तो न्यायालय को ये शक्ति है कि वो उसे सिविल जेल में भेज सकता है, सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेगा। अच्छा, इसमें जैसा कि पहले भी मैंने बताया, सिविल जेल में कैदियों से कोई काम नहीं कराया जाता, क्योंकि ना तो वो अंडर ट्रायल की श्रेणी में आते हैं और न सजा याफ्ता की श्रेणी में आते हैं। वो दोनों उन कैटेगरी से बाहर हैं। सिविल प्रिजन होती है वो, उनको वहाँ केवल रहना होता, निरुद्ध उनको रखा जाता है, और लेकिन उनसे कोई काम नहीं कराया जाता। खाना पीना, चाय वगैरह उनको सब दी जाती है, किसी किस्म का काम उनको नहीं दिया जाता। जैसे जो मैंने बताया था उसमें शायद आईपीसी के या सीआरपीसी के डिस्कशंस में, कि जो जिस चीज़ का वो होता है, जैसे कहना चाहिए कि रुचि उसमें हो, या उस चीज़ का वो मास्टर हो, क्राफ्ट्समैन हो, इस तरीके का कुछ हो, तो उसकी रुचि का काम उसे दिया जाता है। बुक बाइंडिंग का है, कारपेंट्री का है, खाना बनाने का है, अलग अलग तरह के कार्य हैं। लेकिन सिविल प्रिजन में जब हम भेज रहे हैं तो ऐसे किसी भी कार्य, ऐसा कोई भी कार्य उसे नहीं दिया जाएगा। कारण ये है कि वो सिविल प्रिजन है, उसे दंडित करने के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना के लिए भेजा गया है। सो जहाँ तक धारा 94 का सवाल है, डजंट अमाउंट टू पनिशमेंट। तो जहाँ पनिशमेंट या सज़ा नहीं है, वो केवल उसकी सिक्योरिटी ये सिक्योर करने के लिए कि वो इन फ्यूचर कोर्ट में उपस्थित रहेगा, इसके लिए उसे भेजा गया है। तो उसे किसी प्रकार का कार्य नहीं दिया जाएगा, केवल इस लिए निरुद्ध रखा जाएगा कि वो आने वाली डेट्स पर जेल से कोर्ट लाया जा सके। और बीच में अगर वो जेल से भेज देता अपना मुचलका भर के, या सिक्योरिटी उसके द्वारा प्रोवाइड कर दी जाती कोर्ट में, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, फिर इसका अगला जो वो है, हाँ बोलिए सर। जैसे उनसे सिक्योरिटी ले लेंगे तो अगर जैसे वो आते रहेंगे तो उनकी सिक्योरिटी वापस करेंगे कोर्ट या नहीं करेंगे? नहीं, सिक्योरिटी इनफैक्ट कैश में नहीं ली जाती है, जो बॉन्ड टाइप का बनवाया जाता है। हाँ, एक बॉन्ड होता है, और कोई व्यक्ति उसमें आके जमानत ले ले, जमानत इन द सेंस कि वो कोर्ट में कोई व्यक्ति उसकी तरफ से आके ये गारंटी ले लेता है, एक वो रेडीमेड प्रोफार्मा कोर्ट का होता है, वो भर देता है कि इसको हर डेट पर उपस्थित रखने की जिम्मेदारी मेरी है। इन केस अगर वो नहीं आता है तो जो सिक्योरिटी की जो राशि है जो कोर्ट ने उसे ऑर्डर की है, वो राशि कोर्ट फोरफीट कर सकता है। एक तो जमानतदार के उससे जो भरा है उसने, और दूसरा पर्सनल बॉन्ड जो भरा है प्रतिवादी ने, उसको भी फोरफीट किया जा सकता है। ये है, रिकवरी होती है, इनफैक्ट कैश जमा नहीं होता है। इन रेयर केसेस कभी कैश जमा कराते हैं। रेयर केसेस से मेरा मतलब ये है कि जहाँ ये लगता है कि नहीं आएगा ये अब, या फिर ये है कि काफ़ी हैवी उस पर लगाया, जैसे आपने 50,000 या कुछ रुपए लगा दिया कि इतनी राशि छोड़ के नहीं जाएगा, तो वैसी दशा में कैश जमा कराते हैं। यूजुअली 99% केसेस में, बल्कि मैं कहूँ कि 100% केसेस में कैश जमा नहीं होता। वो एक जो जनरल जो सिक्योरिटी जिसको जमानत और वो हम कहते हैं मुचलका और जमानत, वो भरवाए जाते हैं कोर्ट में।
कई बार ये होता है कि आपके पास आएंगे जब आप जज बनेंगे तो एज ए जज आप देखेंगे कि एक्सीडेंट के मामले आपके पास आ रहे हैं। एक्सीडेंट के मामलों में ट्रक है, कभी कर्नाटका का है, कभी केरला का है, कभी पंजाब का है। तो ट्रकर्स जो रहते हैं उनकी तरफ से जब वकील उपस्थित होते हैं तो वो इच्छुक होते हैं इस बात में, ये मैं CRPC IPC की बात कर रहा हूँ, तो वो इच्छुक होते हैं कि साहब आप नकद जमा करा लें, प्रतिभूति हमारे पास लोकल नहीं है, कोई सिक्योरिटी हमारे पास लोकल नहीं है। तो वो ऐसी दशा में वो ये चाहते हैं कि जो भी आप चाहें उनसे कैश जमा करा लें। वो ट्रकर फिर जो है अपना ट्रक लेके चला जाता है और फिर वो बड़ी मुश्किल से लौट के आता है। तो ऐसे मामले पेंडिंग पड़े रहते हैं कई सालों। तो उसमें ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा किसी को चोट वगैरह नहीं आई है, केवल अगर 279 IPC देना, IPC अब नई धारा हम लोगों को देखना पड़ेगी क्या है, रैशन नेग्लिजेंट ड्राइविंग की, तो उसमें फिर वो समरी ट्रायल करके वहीं के वहीं आप फाइन करके उस केस को ख़त्म करें। क्योंकि अगर आप उसको ट्रायल के लिए रखेंगे तो वो लौट करके बहुत रेयरली आता है। फिर आप उसके वारंट वगैरह भी भेजते हैं तो वहाँ से वो दूसरे स्टेट से इतने छोटे केस में गिरफ्तार करके यूजुअली नहीं लाते हैं। तो ये सब सिविल के। हाँ बोलिए। जैसे वो फोरफीचर करते हैं प्रॉपर्टी को, तो डिपेंडेंट की भी प्रॉपर्टी फोरफीचर कर सकते हैं, और जो गारंटी लेके आया कि हम इसको लेके आएंगे तो उसकी भी कर सकते हैं। हाँ, दोनों की कर सकते हैं आप। यूजुअली होता ही है, एक्चुअली ये होता है कि जैसे 5,000 की सिक्योरिटी आपने वो मांगी उससे, तो उसमें जब वो कोई नॉन कंप्लायंस होता है किसी ऑर्डर का, तो यूजुअली टोकन अमाउंट एक 100-500 रुपये फ़ाइन करके, मतलब उतना रिकवर करके बाकी छोड़ दिया जाता है। पूरे रिकवर नहीं करते। जब अभी ये देखते हैं आप एज ए जज कि नहीं आदमी हैबिचुअली वो है जो है वायलेटर है, हैबिचुअली ये कोर्ट का जो आदेश है वो नहीं मानता है, तो ऐसे रेयर केसेस में ही पूरी सिक्योरिटी जब्त की जाती है। अदरवाइज 100, 200, 500 रुपये बस इतने टोकन उसमें से लेके बाकी छोड़ दिया जाता है। और सर जो गारंटी है डिपेंडेंट की, वो उसका कोई क्लोज वन ले सकता है या कोई लीगल पर्सनालिटी लाइक जैसे लॉयर्स एक्ट? नहीं, कोई क्लोज वन। और हाँ बोलिए। और जैसे अभी आपने बताया जैसे कर्नाटका, केरल या बैंगलोर साइड की जो भी ट्रक एक्सीडेंट होते हैं, तो जैसे जिस जगह एक्सीडेंट हुआ तो उसकी जो भी लीगल प्रोसीडिंग है वो सब उस जगह चलेगी ना जहाँ एक्सीडेंट हुआ? हाँ, जैसे नेशनल हाईवे है वो आपका आगरा, ग्वालियर, इंदौर उधर होते हुए निकलता है, आगरा बॉम्बे रोड जिसको हम कहते हैं। तो वहाँ ट्रकर्स चलते हैं, वो कई महाराष्ट्र के हैं। जैसे वो सीज़न जब केलों का सीज़न आएगा तो केलों के ट्रक आते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ से। फिर प्याज का सीज़न आएगा तो नासिक से प्याज के ट्रक आते हैं, और इधर से जो है वो ऑयल के टैंकर्स वगैरह जाते हैं या दूसरी कमोडिटीज़ के जाते हैं। तो वो एक्चुअली आपके अपने स्टेट का जब है, जैसे मध्य प्रदेश में अगर आप पोस्टेड हैं तो MP वालों को तो फिर भी आप बुला सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड को उनका ट्रक वहाँ पे, तो आप RTO को सीज करने का ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बाहर के स्टेट का सवाल है, अब जैसे कर्नाटका का कोई था, वो भाड़ा लेके वहाँ तक आया था, मतलब भाड़ा लेके वो जा रहा है केले वगैरह लेकर या नारियल लेकर के, और वहाँ से लौटते में कोई दूसरा भाड़ा लेकर के आ रहा है जिससे उसके फ्यूल का खर्चा निकल सके। तो अब वो इतना अगर आप उससे वो ले लेंगे सिक्योरिटी और वो या पर्सनल बॉन्ड पे उसको छोड़ देंगे कि छोटा केस है, तो उसे दोबारा आने में, मान लीजिए केरला का वो है तो केरला से अब इंदौर भी अगर आप पोस्टेड हैं या ग्वालियर में है, तो वहाँ तक आने में उसको इतना रिसोर्सेज खर्च करना पड़ेगा जिसका वो इन दी एंड्स ऑफ जस्टिस नहीं होगा, मेरा मतलब ये है। तो इसलिए उनको आप समरी ट्रायल करके, और या फिर पहली ट्रायल में वो अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसे फाइन करके छोड़ दें आप। ठीक है, गॉट इट। हाँ, जैसे सर मैंने कोई दूसरी स्टेट का है, तो हम लोग उन स्टेट के जो भी लीगल जो भी पर्सनालिटी या कोर्ट वगैरह है, या जहाँ जो रहते हैं वहाँ के लोकल कोर्ट या लोकल पुलिस से कांटेक्ट करके नहीं बोल सकते कि इस डेट को आपको मतलब इसको लाना है? नहीं, पहुँच सकते हैं, पहुँचा जा सकता है, लेकिन आप ही देखिए कि उसने जो ऑफेंस किया है, वैसे ऑफेंसेस के जब चालान आपके पास इकट्ठे आते हैं, जैसे 279 में पुरानी जो IPC है उसकी बात कर रहा हूँ कि 279 IPC में है, तो लोकल जो ऑफेंडर्स हैं उनको आप समरी ट्रायल करके 1,000 रुपये फ़ाइन करके छोड़ रहे हैं, और वो व्यक्ति जो समरी ट्रायल जिसकी आपने नहीं की है उसको केवल उतना फ़ाइन देने के लिए उतनी दूर से बुलाना है। ठीक है, वो बल्कि जस्टिस नहीं होगा, उसके साथ इनजस्टिस हो जाएगा एक तरीके से,
कि उतने रिसोर्सेस लगा के वो आएगा, या पुलिस को आप अरेस्ट करने का आदेश देंगे तो पुलिस वाले भी 2 पुलिस वाले चाहिए एक एक्यूज्ड के साथ, वो जाएंगे गिरफ्तार करेंगे फिर लाके आपके कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। आप हैक्टिक करेंगे उस प्रक्रिया को, यह कहना चाहिए कि आप उसको बढ़ाएंगे अपनी तरफ से, अननेसेसरीली उसको वो करेंगे, प्रोलॉन्ग कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। हाँ। तो इसलिए अच्छा ये होता है कि उसे समरी ट्रायल करके छोड़ दिया जाए, मतलब उसको उससे जुर्माना वगैरह दे करके, ठीक है। हाँ, जी। अच्छा ये अच्छा ये जो है फिर सेकंड जो है कि कोर्ट टू इन द इंटरेस्ट ऑफ एंड्स ऑफ जस्टिस, प्रतिवादी को अपनी कोई संपत्ति पेश करने के लिए प्रतिभूति देने, वही जमानत देने का और उस संपत्ति को न्यायालय के नियंत्रण में रखने का निर्देश दे सकेगा, या किसी संपत्ति की कुर्की को आदिष्ट कर सकेगा। कुर्क कर सकता है, कोर्ट के नियंत्रण में रख सकता है किसी संपत्ति को, अचल संपत्ति, इसमें भेद नहीं किया गया, किसी भी प्रकार की संपत्ति हो सकती है। ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग है, जब आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रयास के बाद भी अगर कोई मतलब डेलिबरेटली डिसओबे कर रहा है आपके ऑर्डर को, तब फिर इसमें यह है कि अस्थायी व्यादेश, इसको हम कहते हैं अस्थायी टेम्परेरी इंजंक्शन इसको कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल में हम ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC में पढ़ेंगे, क्योंकि उसी के तहत ये आदेश दिया जाता है। तो टेम्परेरी इंजंक्शन दे सकता है जहां आपको लगता है कि डिसओबे कर रहा है आपके ऑर्डर को वो, और वो दोषी व्यक्ति को, अगर जब आपने टेम्परेरी इंजंक्शन दे दिया और उस इंजंक्शन के बाद इसको इस निषेधाज्ञा भी कहते हैं, अस्थायी निषेधाज्ञा, हिंदी में इसके लिए CPC में व्यादेश वर्ड यूज़ है, तो ये यूजुअली इस्तेमाल नहीं होता, निषेधाज्ञा वर्ड इस्तेमाल होता है, या स्टे ऑर्डर। तो जब आपने दे दिया है और उसका अगर कोई डिसओबे करता है उसको, तो उस व्यक्ति को सिविल जेल में भेज सकते हैं आप। ये न्यायालय का आदेश की अवहेलना करने की श्रेणी में आता है, उसमें भेज सकते हैं और किसी संपत्ति को उसकी सीज कर सकते हैं और उसका विक्रय करने की शक्ति भी रखते हैं। टेम्परेरी इंजंक्शन आपने दिया, उसकी दशा में, अवज्ञा की दशा में आप सिविल कारागार भेज देंगे, संपत्ति कुर्क कर सकते हैं, संपत्ति सील कर सकते हैं। या फिर किसी संपत्ति पर रिसीवर के बारे में पहले जो सेक्शन थे जिनमें आया था, रिसीवर के बारे में हमने एट लेंथ डिस्कस किया था। तो रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं उस संपत्ति की देखभाल के लिए आप, और उसकी संपत्ति को कुर्क करने, उसका विक्रय करने का कार्य रिसीवर को दे सकते हैं कि रिसीवर के थ्रू किया जाए, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप खुद वो कार्रवाई करें, तो आप रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं और रिसीवर ऐसे आदेशों का पालन करेगा जो आप उसे देंगे। फिर है कि ऐसे अंतर्वर्ती आदेश, मतलब इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर आप पास कर सकेंगे जो न्यायालय को लगता है कि न्याय संगत है और सुविधापूर्ण है। अब इसमें वैरायटी ऑफ ऑर्डर खोल दिया है, जो आखिरी क्लॉज है इसका। वैरायटी ऑफ ऑर्डर से मेरा मतलब ये है कि सेक्शन 94 क्लॉज ई में इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसको कर दिया गया है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इन द सेंस कि मेक सच ऑर्डर such other interlocutory orders as may appear to the court to be just and convenient, मतलब to defeat the क्या कहना चाहिए, to prevent the ends of justice। ये विंडो एक दी गई है कोर्ट को जिसमें किसी भी प्रकार के आदेश का उल्लेख किया गया है। इसमें लिखा गया है कि कोई भी इंटरिम आदेश, इंटरलोक्यूटरी को कहते हैं अंतर्वर्ती आदेश, इसके लिए अलग से आवेदन भी लगते हैं, लेकिन कोर्ट के ऊपर सुओ मोटो ये दिया गया है यहाँ पावर कि आप चाहें तो ऐसा आदेश कर सकते हैं जो उस प्रकरण के लिए न्याय संगत हो और सुविधापूर्ण हो। मतलब इसमें हर प्रकार का आदेश आ जाता है, किसी को गिरफ्तार करने का, पनिश करने का, प्रॉपर्टी जब्त करने का, या किसी भी और किस्म का ऑर्डर। जैसे जो प्रकरण की पेक्यूलियर अगर कोई केस है, किसी अपने ढंग का ही कोई अनोखा केस है, तो उसमें उस तरह के आदेश को रोका नहीं गया है। वो जो क्लॉज ई है इसमें इसकी व्यवस्था दी गई है। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है सेक्शन 95। हाँ बोलिए सर। टेम्परेरी इंजंक्शन मतलब कैसा? थोड़ा टेम्परेरी इंजंक्शन मतलब ये दे सकते हैं आप, जैसे
कि कोई रास्ता रोक लिया है किसी न किसी केस में और मेन रिलीफ उसका कुछ और है, तो वो आप टेम्परेरी इंजंक्शन इस बात का दे सकते हैं कि जब तक इस कोर्ट का फाइनल डिस्पोजल ना हो जाए आप रास्ता बंद नहीं करेंगे, आप आने जाने से किसी को नहीं रोकेंगे। ये वादी प्रतिवादी किसी के भी खिलाफ हो सकता है, यूजुअली प्रतिवादी के खिलाफ ये होता है। ये टेम्परेरी इंजंक्शन हुआ कि जब तक फाइनल जजमेंट आप कोर्ट में प्रोनाउंस नहीं कर देते तब तक के लिए। जैसे ही आप फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस करते हैं सारे के सारे इंटरिम ऑर्डर और इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स बाय डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो जाते हैं, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ख़त्म हो जाते हैं। वो जजमेंट जो है आपका फिर वो उसमें रहता है प्रवर्तन में, बीच के जितने आपने आदेश किए हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इसको टेम्परेरी इंजंक्शन कहा गया है। ठीक, मतलब सर ऐसे कोई वे से वो आ रहा, तो अगर वहाँ काम चल रहा है किसी चीज का तो वो रुक जाएगा क्योंकि वो रास्ता बंद ना हो। नहीं, ये मैंने केवल एक एग्जांपल दिया, जैसे आने जाने का रास्ता है, कोई कॉमन रास्ता है और उससे प्रतिवादी ने वादी का निकलना बंद कर दिया है तो वादी निकल नहीं पा रहा है, तो आप ऐसा आदेश प्रतिवादी को दे सकते हैं कि इस प्रकरण के निराकरण तक आप उसे आने जाने से नहीं रोकेंगे। ये इंटरिम वो हुआ, टेम्परेरी इंजंक्शन हुआ या अंतरिम निषेधाज्ञा हुई, और ये कोर्ट केवल कोर्ट के फैसले प्रकरण के फैसले तक ही लागू रहेगा, फैसले के बाद ये खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड टेम्परेरी इंजंक्शन। ओके, मतलब सर समझ में तो आया पर ऐसा क्लियर सा नहीं हुआ, मतलब वो क्यों रुकेगा वादी प्रतिवादी को? जैसे मान लीजिए उनके बीच में रास्ते का झगड़ा है, ठीक है, प्रतिवादी ने रास्ता बंद कर दिया, ताला लगा दिया, अब वादी को निकलने की जगह है नहीं कहीं, और दूसरी जगह है भी तो वो इतनी दूर से है कि उसे अपने घर के सामने आने के लिए 1 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। तो वो कोर्ट में आपके सामने अगर आप आवेदन लगाता है या ये प्रेयर करता है, ओरल प्रेयर, कि मुझे इससे आने से रोक दिया है और जिस रास्ते से मैं अभी आता हूँ तो मुझे खुद ही अपने घर के सामने आने के लिए 1 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो ऐसी दशा में आप प्रतिवादी को ये टेम्परेरी इंजंक्शन इशू कर सकेंगे कि इसके आवागमन में बाधा उत्पन्न न करें प्रकरण के निराकरण तक। ये हुआ टेम्परेरी इंजंक्शन। ठीक है सर। ओके। और सर ये इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स कैसे होते हैं? इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर ऐसे होते हैं जो आपको लग रहा है कि कोई आदेश दिया जाना ठीक है, कोई जैसे पानी के संबंध में, पानी का बहाव है, ठीक है, उसे रोक दिया जाए, जैसे हमारे घर में जो पानी निकलता है नहाने धोने का या उसका, तो उसे कोई ब्लॉक कर रहा है, या खेतों में जो पानी दिया जा रहा है सिंचाई में वहाँ पे कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है। बाधा उत्पन्न करने से मतलब ये है कि आपने पाइप डाल के आप दूर से पानी लेके आ रहे हैं, बीच में किसी का वो पड़ रहा है, वहाँ से वो पाइप काट देता है बार बार, और उसके अलावा आपके पास लाने की जगह कोई है नहीं, तो आप फिर ये जिसने पाइप काटा प्रतिवादी ने डेफिनेटली, तो आप उसे ये इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर दे सकेंगे, मतलब अंतरिम निर्देश ये दे सकेंगे या अंतर्वर्ती आदेश दे सकेंगे कि इसके पानी के आने जाने में रोक उत्पन्न ना करें, प्रकरण के निराकरण तक पानी को जाने दें या सुगमता से बहने दें। अगर वो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा कर रहा है, वो उसमें मिट्टी डाल देता है या ईंट वगैरह लगा देता है, तो आप उसको रोक सकते हैं। ये इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर इसलिए कहा गया है कि ये इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर या इंटरिम ऑर्डर जितने भी हैं ये प्रकरण के निराकरण तक प्रभावशील रहते हैं या उस डेट तक प्रभावशील रहते हैं जब तक आप आदेश करें कि इतने महीने तक या पर्टिकुलर डेट तक। ओके, तो इंटरिम ऑर्डर और इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर लगभग एक से हैं, केवल ये शब्दों का अलग अलग चयन किया गया है और इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ओके, तो सेक्शन 95 जो है वो ये बताता है कि अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिकर। यह है कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन insufficient grounds wherein any suit in which an arrest or attachment has been effected or a temporary injunction granted under the last preceding section, मतलब धारा 94 में किया है अगर आपने, तो it appears to the court that such arrest, attachment और injunction was applied for on insufficient grounds। मतलब किसी व्यक्ति को आपने धारा 94 में किसी व्यक्ति के हित में कोई आदेश दिया, कोई आदेश से मतलब है यहाँ पे कि कोई इंजंक्शन दिया या कोई इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर, इस तरीके का प्रोहिबिटरी ऑर्डर आपने किया,
और ये आपको बाद में ये लगता है, या फिर किसी को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया और फिर आपको ये लगता है कि जो अरेस्ट हुआ है या अटैचमेंट हुआ है या जो इंजंक्शन जो दिया गया है उसके लिए पर्याप्त ग्राउंड नहीं थे, पर्याप्त आधार नहीं थे, इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे वो आपसे ऑब्टेन किया गया है। या फिर द सूट ऑफ द प्लेंटिफ फेल्स एंड अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर वाज नो रीजनेबल और प्रोबेबल ग्राउंड्स फॉर इंस्टीट्यूटिंग द सेम। कोई कोर्ट प्लेंट जो है अल्टीमेटली फेल हो जाती है या दावा उसका रिजेक्ट हो जाता है और कोर्ट को ही लगता है कि जब उसने इंस्टीट्यूट किया था दावा उस समय उसके पास पर्याप्त और रीजनेबल आधार नहीं थे दावा दायर करने के, फिर भी उसने ऐसा किया, मतलब परेशान करने के लिए कोर्ट को किया। तो ऐसी स्थिति में डिफेंडेंट में अप्लाई टू द कोर्ट एंड द कोर्ट में अपॉन सच एप्लीकेशन अवार्ड अगेंस्ट द plaintiff by its order such amount not exceeding 50,000 rupees as it deems a reasonable compensation to the defendant for the expense or injury including injury to reputation caused to him. Further इसमें है provided that a court shall not award under this section an amount exceeding the limits of its pecuniary jurisdiction. तो इसमें कुल मिलाकर के धारा 95 जो है 95 ये बताती है कि अपर्याप्त आधारों पर कोई दावा कर दिया गया है, किसी की गिरफ्तारी करा ली गई है या कोई जो स्टे ऑर्डर है वो प्राप्त कर लिया गया है और ये या फिर वो दावा जो है वो असफल हो जाता है, असफल है मतलब प्लेंट रिजेक्ट हो जाता है और आपको ही लगता है कि ये इसको इंस्टीट्यूट करने के लिए ही पर्याप्त आधार नहीं थे। जब इसको इंस्टीट्यूट किया गया दावे को तब प्रतिवादी ये जानता था कि इसके लिए पर्याप्त आधार नहीं है और उसने परेशान करने के उससे ये किया है, प्रतिवादी को हैरेस करने के उससे। तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के आवेदन पर न्यायालय प्रतिकर दिला सकता है, कंपनसेशन या डैमेजेस जिसको हम कहते हैं वो अवार्ड कर सकता है, जो 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होंगे और जो न्यायालय की अपनी जो वो है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है उससे अधिक नहीं होंगे। तो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कोर्ट का सिविल जज क्लास 2 कई लाखों रुपए में है मेरे ख्याल से। तो इसमें मैक्सिमम लिमिट जो दी गई है कि तुच्छ और परेशान करने वाले दावों के लिए या फिर जो बिना ग्राउंड्स के कोई दावा अगर इंस्टीट्यूट किया गया है तो उसके हट जाने के तौर पर प्रतिवादी को परेशान करने के लिए जो वादी ने दायर किया है और प्रतिवादी अगर अप्लाई करता है तो आप प्रतिवादी को 50,000 रुपये तक मैक्सिमम लिमिट जो है प्रतिकर की डैमेजेस की वो 50,000 रुपीज़ है, 50,000 रुपये है, उस रकम तक प्रतिकर जो है या डैमेजेस या कंपनसेशन आप प्रतिवादी को दिला सकते हैं वादी से। अच्छा, ऐसे किसी आवेदन का अवधारण करने वाला आदेश ऐसी गिरफ्तारी कुर्की या व्यादेश के संबंध में प्रतिकर के लिए किसी भी वाद का वर्जन करेगा। जहां कोर्ट ये डिसाइड करता है एन ऑर्डर डिटरमाइनिंग एनी सच एप्लीकेशन शैल बार एनी सूट फॉर कंपनसेशन in respect of such arrest, attachment or injunction. An order determining any such application मतलब कोई आदेश आपने दिया है इस प्रकार के प्रतिवादी के किसी आवेदन पर तो उसके विरुद्ध कोई भी दावा या उसके संबंध में कोई भी दावा कंपनसेशन के लिए अलग से या अटैचमेंट या अरेस्ट के लिए नहीं लाया जाएगा। मतलब वो इसी धारा में दे दिया गया है कि जहां आपने इस प्रकार का कोई ऑर्डर किया है जो धारा 95 की सबसेक्शन 1 से संबंधित है, उस संबंध में कोई ऑर्डर अगर आप दे रहे हैं तो फिर उस एप्लीकेशन जो आपने दी है उसके संबंध में अन्य कोई दावा कंपनसेशन के लिए नहीं लाया जा सकता। ये अमेंडमेंट मेरे ख्याल से ठीक है, ये पुराने हैं अमेंडमेंट। ये हुआ सेक्शन या जैसे हम कहें कि सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग जो थी दो धाराओं में 94, 95 वो हमने पढ़ी। फिर अब आता है पार्ट 7 दैट इज़ अपील्स।